अब मैन पावर स्ट्रैटेजी में क्या होगा, क्या होता है मैन पावर स्ट्रैटेजी? एचआर डिपार्टमेंट आज की डेट में आपने देखा होगा कि हर जो बिग कंपनी है उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का क्या मतलब समझते हो? एचआर डिपार्टमेंट, हाँ, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्रूटमेंट करनी, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना। बट यही काम नहीं होता उनका। देखो, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में है प्रॉपर वर्क कल्चर भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जो स्टाफ या जो मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको असेस करना पड़ता है। फिर वो देखते हैं कि जो जॉब्स डिज़ाइन की गई हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या है, उन स्किल्स रिक्वायरमेंट को वो अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर दैट अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि कैसा स्किल सेट उसके लिए ज़रूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करते हैं। अब हो सकता है कि जो भी आपने स्टाफ या एम्प्लॉय को जो भी आपने रिक्रूट किया है, जो आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वो ऑब्वियसली उससे वेल वर्स नहीं होगा। उसको उसके रिगार्डिंग उसका ओरिएंटेशन करना, उसको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना, उसको ट्रेंड करना अपने प्रोसेसेस के लिए, ये भी एचआर का जो काम होता है कि कब कब ट्रेनिंग होगी, किस एम्प्लॉय की कौन सी ट्रेनिंग किस लेवल पर होगी। फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना, उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशंस देना, उनके क्या कंपनसेशन पैकेज होंगे। एक पर्सन है जिसको आप हायर कर रहे हो, उसके क्या कंपनसेशन पैकेज होगा, उसको इंसेंटिव्स कैसे दिए जाएंगे ताकि वो मोटिवेटेड रहे। आप जो ह्यूमन जो भी मैन पावर है उसको रिटेन करके कैसे, स्किल को रिटेन करके कैसे रख सकते हो, ये सारा काम जो है वो मैन पावर स्ट्रैटेजी में आता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका रिसोर्स सिर्फ उसके एसेट्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं होते, उसका मेन सोर्स होता है जो उसको चलाने वाले होते हैं। चलाता कौन है? मैन पावर। तो मैन पावर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दैट्स वाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आए हैं ताकि जो एचआर डिपार्टमेंट बहुत सारा हायरिंग और फायरिंग में उनके बहुत ज़्यादा कह लो कि रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट वो खर्च करते हैं इस पर। इसको डिक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि पहले ही वो जो भी पर्सन है उसकी स्कैन कर लेता है कि उसका प्रोफाइल जो है आपकी कंपनी के जॉब के प्रोफाइल के साथ या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच करता है कि नहीं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को जाती है। तो अगर मैन पावर स्ट्रैटेजी है तो मैन पावर स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई जाती है कि हमने कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कौन से स्किल सेट के पर्सन्स को रिक्रूट करना है, उनको कैसी कैसी ट्रेनिंग देंगे, उनका क्या जो कंपनसेशन या इंसेंटिव्स जो है वो कैसे रहेगा, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनके परफॉर्मेंस को मेज़र कैसे किया जाएगा और उनको रिटेन करके कैसे रखना है, ये सब कुछ आता है। और एक प्रॉपर वर्क कल्चर, जिसको डिवर्स वर्क कल्चर है, हर एज का पर्सन, डिफरेंट एज के पर्सन, डिफरेंट जेंडर के पर्सन और डिफरेंट कम्युनिटी के पर्सन्स, उनमें आपस में हार्मोनी कैसे मेंटेन करनी है, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन एचआर स्ट्रैटेजी। तो वही करने जा रहे हैं हम। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाला लाइन याद करना कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम विद रिकग्निशन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन एज रिसोर्स। आज की डेट में जो ह्यूमन कैपिटल को जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसके अलावा एचआर स्ट्रैटेजी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि आपने हायरिंग कैसे करनी है, उन पर्सन्स को ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, उनका जो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैसे करनी है, मीन्स उनको डिसीजन मेकिंग आपने पावर देनी है ताकि वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उनका डेवलपमेंट मीन्स आपने कैसे ट्रेनिंग के थ्रू या कोई न्यू कोर्स लॉन्च करके, आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को लीन जो सिस्टम है या सिक्स सिग्मा है उसमें ट्रेनिंग या उसमें क्वालिफिकेशन दिलवाती है। फिर उसके लिए डिफरेंट टाइम टू टाइम कौन कौन सी वर्कशॉप्स रखनी है, उनका परफॉर्मेंस कैसे मेज़र होगा, और उनकी रिटेंशन पॉलिसी और उनका कंपनसेशन। दिख रहा है आपको? सॉरी, देखो कंपनसेशन कैसा होगा, राइट? अब दिख रहा होगा।
तो ये पॉइंट्स जो है अल्टीमेटली यही इसमें लिखा हुआ है, तो आप एक बार लिख लो। वर्कशॉप, देखो मैं बता देती हूँ, वर्कशॉप, परफॉर्मेंस मेजर, रिटेंशन और कंपनसेशन, हायरिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। कैसे, आप एक बार लिख लो इसको। एचआर डिपार्टमेंट जब भी कोई स्किल सेट के जो पर्सन है हमें हायर करने हैं, जब ये सोचता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, जो गोल सेट किए गए हैं, उनको वो अंडरस्टैंड करता है। उसके अकॉर्डिंग वो दिखता है कि किन किन स्किल सेट के पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अल्टीमेटली जब भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग है, उसका फोकस कहाँ होता है, ताकि वो कॉर्पोरेट लेवल का जो स्ट्रैटेजी है गोल्स को अचीव कर पाए। तो उसके लिए वो क्या क्या करता है, किन एस्पेक्ट पर फोकस करता है। पहले वो जॉब एनालिसिस करता है कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी इन ऑब्जेक्टिव जो गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है बिफोर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। कोई भी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करने से पहले जॉब का एनालिसिस किया जाता है। आफ्टर दैट वो उन पर्सन को जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स एबिलिटी होती है, जो किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट करता है। देन उनकी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है कि टाइम टू टाइम कौन कौन सी ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स इनको प्रोवाइड की जाए। तो इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है कोई भी एचआर डिपार्टमेंट बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि जिसमें पहले हम जॉब एनालिसिस करें, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ये कैंडिडेट सूटेबल रहेंगे, उनको क्या किया जाए, उनकी रिक्रूटमेंट की जाए। फिर उनको ट्रेनिंग जो है कब कब दी जाएगी, किस किस प्रोसेसेस पर दी जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाता है। अगर कोई भी हम ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके मेन फीचर्स जो होते हैं वो कौन कौन से, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी जो बनाने से पहले इन फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है। कौन सा, कि वो स्ट्रैटेजी जब बनाई जाए, मीन्स स्ट्रैटेजी ये है कि हमने कैसे पर्सन को हायर करना है, उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उसका कंपनसेशन क्या होगा, और उसको रिटेन कैसे करके रखना है, उसको कैसे मोटिवेट करना। स्ट्रैटेजी में ये सारे टर्म्स होंगे, तो यही उसका मेन फीचर है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर। ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स मीन्स कि जब भी कोई पर्सन को हायर किया जाता है तो पहले उसको फैमिलियराइज करवाया जाए आपकी जो भी प्रोसेसेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स उसको बताया जाए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हम कैसे काम करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स या विज़न या मिशन क्या है, वो उसको उसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्म किया जाए, ताकि वो समझ पाए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए, किस चीज़ के लिए काम कर रही है, कितनी एथिकल वे में इसमें काम होता है, क्या काम करने का इनका स्टाइल है। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं हो सकता। पहले जब भी कोई भी एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो उसके जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 मंथ के लिए, जब 6 मंथ्स तक वो प्रोविजन पे होता है, तब तक वो समझ रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसे है, कैसे काम होता है। दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स। तो ओरिएंटेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि वो उनके पास सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ जाए, वैल्यूज़ एंड कल्चर, वो समझ पाए कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या कल्चर है। सेकंड, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैज़ व्हेन कॉल्ड ऑफ। अगर स्ट्रैटेजी बनाई कि इस स्किल सेट के लोगों को हायर किया जाएगा, बट लेटर ऑन कोई न्यू प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है जहां आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो उसके अकॉर्डिंग एचआर स्ट्रैटेजी में भी जब भी ज़रूरत पड़े चेंज करना होता है। नेक्स्ट है कोपिंग विद डिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स। एक ही कम्युनिटी के वर्कर्स रखेंगे ना, तो वो जैसा ऑब्वियसली एक ही कम्युनिटी के वो वैसे ही सोच रखते हैं, ऑलमोस्ट वैसी ही सोच होती है। अगर आपको डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करने हैं, मीन्स आपकी एक एमएनसी कंपनी है, उसमें इंडियंस भी काम कर रहे हैं, उसमें ब्रिटिशर्स भी काम कर रहे हैं, अमेरिकन्स भी हैं, कनेडियंस भी हैं, हर एक का अपना एक परसेप्शन होता है, अपना एक आइडिया होता है। तो एक डिवर्सिटी जब एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में होती है तो ऑब्वियसली हर एक मीन्स कल्चर वो आपको बनाना पड़ेगा। हर एक पर्सन उसको हार्मोनाइज वे में जो है कैरी आउट करना, ये और जो एचआर स्ट्रैटेजी का मेन रोल होता है। तो डिवर्सिटी मेंटेन हो, कैसे हर एक को विदाउट एनी बायसनेस, हर एक को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव मिले, उसका जो भी सैलरी पैकेज उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर हो, वो इंश्योर करना, ये सारा कुछ एचआर स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट जो फीचर होता है, मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। देखो, अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी
कंपनी को सर्वाइव करना है, या तो कंपनी डिफ्रेंशिएशन की पॉलिसी ऑप्ट करती है, या कॉस्ट लीडरशिप की डिफ्रेंशिएशन के आपका प्रोडक्ट जो है दूसरों से डिफरेंट फीचर्स हैं, या कॉस्ट लीडरशिप के वैसे ही जो फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसको आप वहाँ जो है कम कॉस्ट पे देते हैं। तो चाइनाज़ के प्रोडक्ट कॉस्ट लीडरशिप पे काम करते हैं, और मोस्टली जो जैसे एप्पल वगैरह जो अमेरिकन जापानीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पॉलिसी पे काम करते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जैसी भी पॉलिसी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क फोर्स को मेंटेन करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो कमिटेड रहे जो है कम्पिटिटिव, जैसे कोई भी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो उसके लिए वो उसके टूवर्ड्स काम करें, उनकी स्किल सेट को जो है उसके अकॉर्डिंग इन्हांस करना, ये भी एचआर की स्ट्रैटेजी में आता है। देन डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसा स्किल सेट है, जहाँ कोई ऐसा टेक्निकल नॉलेज है, राइट, जहाँ कोई आप कह लो कि ऐसे प्रोसेसेस हैं, जहाँ ऐसा कोई कॉपीराइट है जो आपके कंपटीटर के पास नहीं है, उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, कोई उसको इजीली इमिटेट नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी को जो है वो मेंटेन करना, आप जब भी किसी भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक में जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो है स्किल सेट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, जो आइडिया उनका जनरेशन होता है, आइडिया जनरेशन, तो उसको मेंटेन करना वो भी किस में आता है, एचआर स्ट्रैटेजी में। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बेसिक कैपेबिलिटीज जो होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करने के लिए हेल्प करती हैं, वो हो सकती है कोई भी टेक्निकल, मार्केटिंग या ह्यूमन स्किल्स हो सकता है। तो एचआरएम जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करने में हेल्प करे। नेक्स्ट, एम्पावर्ड वर्कफोर्स एज एन एक्टिव रिसोर्स। अगर आपको मोटिवेटेड रखना है अपने वर्कफोर्स को तो उसको डिसीजन मेकिंग पावर भी देनी होगी। एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर एंड एथिकल नॉर्म्स। जो आपका वर्क कल्चर होना चाहिए वहाँ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आप के जो वर्किंग कंडीशन है वहाँ पर ब्राइब्स, जहाँ आप कह लो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा उसको भी एचआर जो है वो प्लान करता है। तो एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर और एथिकल नॉर्म्स को एस्टैब्लिश करना ये भी एचआर स्ट्रैटेजी का जो है वो मेन फीचर होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एचआर स्ट्रैटेजी के फीचर्स कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले कि हम स्ट्रैटेजी में ये होना चाहिए मेन कि हम कैसे मेंबर को अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स कैसा होगा ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव साथ कनेक्टेड फील करें। सेकंड क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एज एंड व्हेन कॉल्ड ऑफ। जब भी चेंजेस आए तो उसके अकॉर्डिंग स्किल सेट में ट्रेनिंग देनी, डेवलपमेंट करनी, वो जो है वो स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होना चाहिए। और कोपिंग विद डाइवर्सिटी ऑफ वर्कर्स। बहुत टाइप के वर्कर्स होते हैं, एज, सेक्स या उनकी कम्युनिटी के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा टाइप के वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। उन सभी में हार्मोनाइज्ड कल्चर को डेवलप करना वो भी एचआर स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स को मेंटेन करना वो भी पार्ट होता है। और कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना, फिर एम्पावर्ड करना वर्कफोर्स को, और एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर को डेवलप करना। अच्छा, इन पॉइंट्स को आप याद कैसे करेंगे? सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर। ओरिएंटेशन याद कर लो, वर्क कल्चर याद कर लो, कोपिंग विद डाइवर्सिटी याद कर लो आप, और डेवलपिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी याद कर लो, और एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है। अगर वैसे तो सारा याद करना, अगर ना भी माइंड में आए तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लिख लो, ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर, कोपिंग विद डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कर, empowerment of workforce एंड रिटेंशन ऑफ वर्कर्स भी आप लिख सकते हो, जहाँ पे मेंटेनिंग द कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स आप कह सकते हो। देन लास्ट का लिख लो कि आपको एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ओरिएंटेशन याद रखना, वर्क कल्चर याद रखना, एम्पावरमेंट को याद रखना, और कोपिंग विद डिवर्सिटी को, और मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो इतना आप ये पॉइंट्स याद भी रहेंगे तो आप कुछ लिख पाओगे अगर फीचर्स आ जाते हैं, राइट। चलिए, अब इस पार्ट में क्या दिया हुआ है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उसमें स्ट्रैटेजी या एचआर स्ट्रैटेजी में जब हम बात करते हैं कि मेनली उनका एक ये फीचर रहता है कि उनको मोटिवेटेड रखना है एम्प्लॉयज़ को। अब वो कैसे मोटिवेटेड रखेंगे?
अब देखो, हर एक पर्सन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मोटिवेटेड होते हैं कि उनको अगर रिकॉग्निशन ही मिल जाता है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है। कुछ ऐसा है जिनको जॉब सिक्योरिटी में ही, मतलब उनको लगता है कि जॉब सिक्योर है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब चैलेंजिंग जॉब्स मिलता है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। हर एक का मोटिवेशन के रिगार्डिंग परसेप्शन या मोटिवेशन जो कैसे उनको किया जा सकता है, वो बिहेवियर डिफरेंट होता है। उन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन जो है, स्ट्रैटेजी बनाना, ये भी जो है एक एचआर स्ट्रैटेजी का पार्ट रहता है। तो मोटिवेशन स्ट्रैटेजी कितने टाइप्स की हो सकती हैं? तो मेनली अगर हम मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ ये लिखी हुई हैं। तो ये होती हैं आपकी मोटिवेशन स्ट्रैटेजी। अगर मीन्स आपको जो ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उसको अचीव कर पाओ। सबसे पहला स्ट्रैटेजी दिया हुआ है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या है कि मीन्स आपने एक तरह से रिकग्निशन ही हो गया। कोई काम, आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको बोलते हो वेल डन, ब्रावो, वेरी गुड, मीन्स एक एप्रिसिएशन देते हो आप। जब उनको एक एप्रिसिएशन मिलता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट जहाँ बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, तो वो एक तरह से एप्रिसिएशन है। मीन्स आपने कुछ कम्युनिकेट ही कर दिया, आपने कुछ जो है उनकी जो भी उन्होंने जॉब किया है उसके लिए आपने उनको अप्रिशिएट किया है, तो वो भी एक तरह से मोटिवेशन है कि हर टाइम जो है जो मैनेजर है वो उनको कम्युनिकेट करता है कि आपने कैसा काम किया है, तो इससे भी वो जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रैटेजी जो होती है सिंपली कम्युनिकेटिंग वेल विद दम। आप लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो। वो अगर आप अच्छी तरह बात करोगे तो वो आपको काम करके देंगे। अगर आपका मैनेजर आपसे अच्छी तरह बात कर रहा है, मीन्स आपको जो काम दिया जा रहा है वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में आपसे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सिक्योरिटी आप फील करोगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है पर्सन्स को मोटिवेट करने की। एक स्ट्रैटेजी होती है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या होता है कि एक तरह से थ्योरी एक्स ये बिलीव करती है कि भाई लोग जिनको आपने काम पे रखा है ना वो गधे हैं, वो इस पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं पता उनको। जब तक आप डांट टपट के उनसे काम नहीं करवाओगे ना, वो काम नहीं करने वाले। अगर वो गलत करते हैं ना तो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लो। आप उनको बताओ कि क्या करना है, उनसे पूछो नहीं, उनका दिमाग नहीं है। मतलब कुछ ऐसी ही टाइप से थ्योरी एक्स सोचती है। देखो, जब भी कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है उसका एक स्किल सेट होता है, उसके अपने बिलीफ्स होते हैं, राइट, और उसका एक अपना परसेप्शन होता है। थ्योरी वाई कहती है कि जो पर्सन्स आपने हायर किया है ना उसमें सेल्फ मोटिवेशन है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। आप उसके साथ डिस्कस करो। जब आप उसको कोई प्रोसेस समझा रहे हो, आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लो, तो शायद प्रोसेस और बेटर बन जाएगा। मीन्स आप एक तरह से अथॉरिटी में नहीं काम करो, आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच में काम करो, तो देखो आपका एम्प्लॉय ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों अप्लाई किया गया, बट मोस्ट ऑफ टाइम थ्योरी वाई जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड किया और उससे बेस्ट रिजल्ट निकले हैं। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स क्या कहती है, लिख लो। थ्योरी एक्स ऐसे पॉइंट एरो बना के लिख लो। ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर में बिलीव करती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो देखो, डायरेक्शन आप नहीं देनी है, उन्होंने सिर्फ काम करना है। मीन्स डायरेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल पर बिलीव करती है। रिवॉर्ड, अच्छा काम करो तो रिवॉर्ड दो, नहीं तो पनिशमेंट दो। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस पे बिलीव करती है। अब जो थ्योरी वाई है, थ्योरी वाई ये बिलीव करती है कि पीपल जो होते हैं ना आर कैपेबल, वो कैपेबल होते हैं यार, उनका अपना सोच होता है, उनके अपना स्किल सेट होता है। कैपेबल फॉर सेल्फ, वो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं जब उनको पार्टिसिपेटिव एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनकी। सो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन रखो, डायरेक्टिव नहीं, मीन्स आपने जो कह दिया वही नहीं, टू वे कम्युनिकेशन रखो और आप एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच को फॉलो करो।
तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो तो जस्ट ये ऐसे यही कह रही है कि आपका जो कम्युनिकेशन जो है मैनेजर का प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करोगे तो उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सिक्योरिटी वो फील करेंगे, एक बॉन्ड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और सेकंड कहते हैं कि दो थ्योरी है, थ्योरी एक्स को ले लो या थ्योरी वाई को ले लो। सिर्फ समझाया हुआ है कि मोस्ट ऑफ टाइम थ्योरी एक्स जो है वो थ्योरी एक्स ने इतना लोगों को मोटिवेट नहीं किया, पर जो थ्योरी वाई की एग्जाम्पशन है वो मोर सक्सेसफुल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ द जॉब डिज़ाइन। वो कहते हैं जॉब ऐसे डिज़ाइन करो कि लोग ना उसको करने में अपने आप को मोटिवेट फील करें। अगर आप एक जॉब को ना बार बार वही करते रहोगे तो एक तरह से मोनोटोनस फीलिंग आती है, आप बोर होने लगते हो वो सेम जॉब करते करते। तो यहाँ पर कहता है कि जॉब रोटेशन होना चाहिए। एचआर को ये सोचना होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है तो जॉब रोटेशन होना चाहिए। जॉब में अब आज की टाइम में जॉब इनरिचमेंट मीन्स जॉब इनरिचमेंट, उसमें नए प्रोसेस से या नया कुछ सीखने को आपको मिलता हो, या उसको जो है उसमें नए फंक्शंस ऐड कर दो ताकि लोगों को कुछ जब सीखने को मिलता है तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। या आप जो है आज की डेट में ये भी है कि फ्लेक्सी टाइम दे दो। फ्लेक्सी टाइम मीन्स जो भी आपने काम करना आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ करो, उस टाइम में आके आप अपने वर्क को जो है वो कंप्लीट, आपको वर्क दे दिया है आप किसी भी टाइम आके वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में ये कल्चर भी है। तो जॉब डिज़ाइन, तो जॉब डिज़ाइन में हम क्या लिखेंगे कि आप जॉब रोटेशन रख लो, राइट। जॉब इनलार्जमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हो। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब है कि आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। पहले आप एक ऑपरेशन पे काम करते थे, अब एक से ज़्यादा ऑपरेशन को हैंडल करोगे। या और भी स्ट्रैटेजी होती है जैसे कि जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट में मेनली ना लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप कोई जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टडी करवाती है, फर्दर स्टडी, तो वो जॉब इनरिचमेंट होता है। और फ्लेक्सी टाइम, तो फ्लेक्सिबल टाइम जो है वो रख सकते हो कि जब भी एक आपको जो काम दिया है आप किसी भी टाइम में उस काम को कंप्लीट करके दे सकते हो। फोर्थ वन इज ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का है कि आपको जो एम्प्लॉय है ना उसके पॉजिटिव बिहेवियर को जो है वो मेंटेन रखना है, जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, आपको अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि कोई जो एम्प्लॉई है अगर टाइमली आता है देन आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा पहले आता है तो आप उसको जो है आप एक रिकग्निशन दो उसको। तो वो ऑब्वियसली जब एक रिकग्निशन थ्रू कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एक रिकग्निशन मिलेगी तो वो उसको रिटेन करके रखेगा, उस बिहेवियर को रिटेन करके रखेगा। अगर एक एम्प्लॉई है वो लेट आता है तो उसके लिए आप उसको डांटो डपटो, मतलब उसको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए। जब उसको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट इन सेंस ऑफ कि आप उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हो या आप उसको वार्निंग दे सकते हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। आप कोई भी जो है एक्शन उसके आपने प्लान करना है कि क्या एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा अगर उसका नेगेटिव बिहेवियर है, तो ऑब्वियसली वो उस बिहेवियर को एलिमिनेट करेगा। बट वो कहता है कि जब भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, जब आप नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय के साथ जो आपने उसको जो भी उसके साथ उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने नहीं लेना। ऑब्वियसली उसको एक एम्बैरेसमेंट फील होगी। जब एम्बैरेसमेंट फील होगी तो हो सकता है कि वो जॉब लीव कर दे, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। तो जो भी आपने एक्शन लेना है तो आप उसको अंडरस्टैंड करवाओ कि ये नेगेटिव बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या गलत इम्पैक्ट या उसके कल्चर पर क्या गलत इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है एक्शन लीजिए और उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो इसमें तो behavior modification strategy emphasis on ensuring the appropriate consequences occur as a result of behavior. Like if the workers arriving on time is positively, आपने उसको reinforced करना है रिवॉर्ड, और probability increase हो जाएगी कि workers जो है फिर more often timely आएंगे। In addition, अगर मीन्स कोई भी वर्कर लेट आता है तो
ईच एज वर्बल रेप्रीमेंड मीन्स उसको आप डांट सकते हो, इज ए नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड मीन्स एक नेगेटिव उस पर जाएगा कि नहीं आना चाहिए, दिस आउटकम इज एलिमिनेटेड बाय ऑन टाइम, फिर ये आउटकम एलिमिनेट हो जाएगी और वो टाइमली आने लग पड़ेगा। बट वो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी वर्क को पनिश कर रहे हो तो उसको प्राइवेटली करना चाहिए, सो कि अवॉइड की जाए उसकी एम्बैरेसमेंट को। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट मोटिवेटेड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट जब भी कोई भी एक्शन प्लान बनाती है, कोई गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स या बजट्स को सेट करती है, तो वो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू पूछे कि वो प्रोसेसेस को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उनका जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो दीज आर द मेन थ्योरीज जो कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। या तो मैनेजेरियल कम्युनिकेशन हो सकती है, या थ्योरी एक्स थ्योरी वाई ले सकते हो, या आप जो है जॉब डिज़ाइन ऐसे करो कि लोग मोटिवेटेड फील करें। उसमें आप जॉब रोटेशन, इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट और फ्लेक्सी टाइम को एक्सप्लेन करोगे। देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन मीन्स नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, पॉजिटिव को जो है वो रिटेन करने की कोशिश करो। और लास्ट वन इज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आ गया स्ट्रक्चर। अभी हमने एचआर के बारे में ही सारा जो है स्टडी किया है कि एचआर स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इस चैप्टर में है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। मीन्स जब आप स्ट्रेटेजी को मीन्स इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो अब आपने सोचा उसको एग्जीक्यूशन में लाना है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना है और परफॉर्मेंस को मेजर करना है। दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जब आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो देन ऑब्वियसली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सेट चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, वैसा आपको सिस्टम चाहिए। जो ये सब कुछ डिसाइड करना दैट इज कम्स अंडर द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि आप अब अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूशन में डाल रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम सभी वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं कि किन किन वेरिएबल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी वेरिएबल्स, ये वाले सभी वेरिएबल्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैकेंजी मॉडल एक यूज़ करते हैं इन वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि जब स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब हमें इन किस वेरिएबल में क्या चेंज करना है हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डोमिनोज ने स्ट्रैटेजी बनाई कि वो जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी पे वर्क करेंगे। कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा, जब उसको ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी, राइट, जो हमने कमिट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिलीवरी मिलेगी, प्लस जो भी हम फूड उनको सर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल हॉट होगा, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हॉट हो तभी आपको खाने में मज़ा आता है। तो और क्वालिटी, और हॉट ही नहीं होना चाहिए, जो पिज़्ज़ा की क्वालिटी जो है हम कमिट कर रहे हैं कि हम इस क्वालिटी का पिज़्ज़ा आपको देंगे, वो भी जो है मेंटेन करना है। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई कि हम मैक्सिमम कंज्यूमर को कैसे रिटेन कर सकते हैं, जब मैक्सिमम कंज्यूमर बेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी पे वर्क करना है। तो ये तो स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी क्या होगी, लिख लो इसके साथ कि स्ट्रैटेजी क्या होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी पे काम करना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब हो गया, जब वो जो भी उन्होंने कमिट किया कि 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा हॉट कंडीशंस में ही आपको मिलेगा तभी होगी, और क्वालिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी है। अब जब इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट, पहले स्ट्रैटेजी देखी गई, अब जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इन सभी फैक्टर्स में, जो ये सभी फैक्टर्स हैं उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। मीन्स आपको वैसा जो है शेयर्ड वैल्यू, वैसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बनाना पड़ेगा। अब कल्चर क्या है कि भाई जो कस्टमर में मांगा उसको उस टाइम उस क्वालिटी का जो है पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर करना है।
तो मीन्स हमारे लिए कस्टमर फर्स्ट है भी, उसके बारे में ही सोचना है। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन जो है डिलीवर कर सकते हो। तो आपको कस्टमर फर्स्ट का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, अरे आपको इतनी स्पीड में पिज़्ज़ा बनाना है, कितने भी ऑर्डर आए 30 मिनट्स में डिलीवर करना है, तो आप जो वर्किंग आपका है रेस्टोरेंट के अंडर, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। मे बी वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा जो है जो भी पिज़्ज़ा मेकिंग मशीन्स हैं वो ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, उनका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आपको शायद सेपरेट स्किल सेट के लोगों को हायर करना पड़े, राइट। अब वो काम कैसे करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, वो डिसाइड करना पड़ेगा। मीन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर पर लिख लीजिए आप रीडिज़ाइन, आपको अपना किचन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो भी सर्विस एरिया है उसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसके बाद अब स्किल्स, अब मैनेजमेंट, अब जो भी पर्सन्स हैं, जो ऑर्डर ले रहा है, जो पीछे ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, जो पिज़्ज़ा बना रहा है, जो पैक कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, राइट, उन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, कैसे वो इस टाइम लिमिट में, ऑब्वियसली अब आपने कहा 30 मिनट्स में, अब 30 मिनट्स में इन सभी को कितना कितना टाइम किस किस चीज़ में लगेगा और उस प्रोसेस को उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, उनको पता तो होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मीन्स उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अब स्टाफ, अगर आपको लगता है कि आप लार्ज स्केल पर अब ऑपरेट करना चाहते हैं, आप ये क्वालिटी और ये सेटिस्फेक्शन लाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना स्टाफ भी, मोर स्टाफ हायर करना पड़ेगा। अब डोमिनोज़ ने ज़्यादा जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको हायर किया, ज़्यादा जो है किचन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर किया, तो स्टाफ भी वैसा चाहिए आपको। तो हायरिंग मोर सर्विस पर्सोनल, हायरिंग मोर सर्विस पर्सोनल। देन आ गया स्टाइल एंड सिस्टम। स्टाइल क्या है? स्टाइल मीन्स आपको वैसा जो है अब स्टाइल बनाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाइल मीन्स कि यहाँ पर अगर आपको ये काम करवाना है ना, तो सभी को टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। टीम वर्क का मतलब कि भाई पिज़्ज़ा बनाने वाले ने उतने मिनट में पिज़्ज़ा बना दिया, लेकिन पैकिंग करने वाला पैक ही नहीं कर पा रहा। चलो वो भी छोड़ो, उसने भी पैक कर लिया, लेकिन उसने काउंटर पर ले जाके रख दिया और डिलीवरी बॉय जो है वो बातें करी जा रहा है। तो टीम वर्क होना चाहिए। अगर आप किसी भी जो कह लो कि गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, तो सभी बैक पर जितने भी लोग हैं वो अगर इंटीग्रेटेड वे में टीम के एज अ टीम काम करेंगे, तभी जो वो प्रोसेस जो है, जहाँ वो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, वो अचीव हो पाएगा। मीन्स अल्टीमेटली स्टाइल का मतलब यहाँ लीडरशिप स्टाइल वैसा होना चाहिए कि हर कोई जो है एक टीम में काम करे और जो भी उन्होंने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स रखे, जो स्ट्रैटेजी है, उसको जो है उनके साथ वो एक तरह से रिलेशन फील करे और उसको अचीव करने के लिए वर्क करें। तो वैसा स्टाइल आपको डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम मीन्स कि यहाँ पर आपको न्यू ऑर्डर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी वैसा लाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि किस कस्टमर ने किस टाइम पर ऑर्डर किया है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आए तो किस टाइम पर उसने ऑर्डर किया है और इतने टाइम के बाद कितने पिज़्ज़ास की रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी बॉय कितने चाहिए इतने मिनट्स के बाद, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज करना। तो ये मैकेंजी ने हमें जो है वो 7 फैक्टर्स जो है बताए हैं कि जब भी आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो इन 7 फैक्टर्स पर काम करना पड़ता है, तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यही बोला हुआ है। तो आप एक तरह से ये एग्जाम्पल जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो डिपेंड अपॉन आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपकी कैसी स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी या हिरार्की जो है वैसी रखनी पड़ती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर पर काम करती हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब कि जो एक टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ का सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। मान लो एक लीगल एंटिटी है,
ठीक है। लीगल एंटिटी जो है जितने भी लिटिगेशन का काम है उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। कॉर्पोरेट लॉ के लिए जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट है। जो भी उनका कह लो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो सेपरेट कर देते हैं। तो डिपेंड अपॉन आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा, आप वर्क जो है परफॉर्म करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मार्केटिंग, जैसे एमएनसी की अगर मैं ना बात करूं जो कि प्रोसेस स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर ये होता है कि उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, एचआर डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब कि ये मेन हेड ऑफिस है और इसके अंडर जो है डिफरेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग आ गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेपरेट आ गया। हर डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट होता है। फिर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी कंपनी जो है वो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं। वो क्या करते हैं कि जहाँ पर उनको जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ में कॉस्ट इफेक्टिव लगती है वो एक्टिविटीज़ वो उस एरिया में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में अगर शिफ्ट किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में या बांग्लादेश में शिफ्ट की गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। मीन्स एक टाइप का बिजनेस जो है वो जो है दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मोस्टली वहाँ पर होता है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में काम होता है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में है तो जो कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उसमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हर टाइप के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर जो है अलग अलग स्किल सेट के लोग जो है वो एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे, वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में या इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लीमेंट मेथड्स का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो मिक्स ऑफ टू स्ट्रक्चर यूज़ करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स उनके होते हैं उनमें फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, बट जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन पर वो जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन पर रिसर्च करते हैं, तो उसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर मीन्स फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जोग्राफिकल के ऑल ओवर लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के बिजनेस को जो है सेटअप किया जाता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मीन्स आपका जो एक प्रोजेक्ट है उसमें हर टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। हाइब्रिड के टू टाइप्स को स्ट्रक्चर को हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शनल, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे सकते हो कि वहाँ पर फंक्शनल और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दोनों यूज़ होते हैं।